नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम बात करते हैं, आपकी सेहत से जुड़ी अहम मालूमात भी हासिल करते हैं सिंपल और समझने वाली लैंग्वेज में, ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आजकल लोअर बैक पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। चाहे आप ऑफिस में लंबे टाइम तक बैठे हों, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हों या फिज़िकल काम करते हों, कभी हल्का दर्द होता है तो कभी इतना तेज़ कि चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बैक पेन का रीज़न सेम नहीं होता और हर केस में ट्रीटमेंट भी अलग होता है। आज के हेल्थ और हम के एपिसोड में हम बात करेंगे लो बैक पेन के असल कॉजेस, वार्निंग साइंस और मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर आप या आपके घर में कोई बैक पेन से परेशान हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद हैदराबाद के सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर वंशी कृष्णा वर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू गुड। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि लो बैक पेन आजकल इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों नज़र आ रही हैं एंड ये बॉडी के कौन से पार्ट में अफेक्ट करती है? लो बैक पेन देखा तो अभी पहले जैसा फीवर और कोल्ड एंड कॉफ कैसा है, ऐसा ही लो बैक पेन भी आज थर्ड लार्जेस्ट डिसीज़ है अभी दुनिया में। फिर 70% ऑफ द पॉपुलेशन कोई ना कोई टाइम पे लो बैक पेन से सफ़र होता है। इसका रीज़न कोई नहीं है, हम खुद इसके लिए रीज़न है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल के वजह से ऐसे होता है। क्योंकि आजकल देखा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने जो बताया वो सेल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड जो भी आपने सोफ़ा और सब कुछ है एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं है। एंड आजकल देखा तो कोई भी एक्सरसाइजेस भी बहुत ही कम लोग करते हैं। ये सब करने से हमको प्रॉब्लम्स कम होने का चांसेस है। लो बैक पेन ऐसा है कि हमको जो पेट है उसके पीछे जो हमको स्पाइन लगता है उधर आता है वो पेन। जी, अब अगर हम यहाँ पे, जैसे मैंने भी मेंशन किया है कि कई सारे लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम की वजह से भी ये कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं पेन्स की। अब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, सबसे ज़्यादा कंप्लेन उनकी ही होती है कि हमें लो बैक पेन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो और क्या रीज़न्स हो सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा एक चीज़ तो ये है कि वो ज़्यादा देर तक बैठे रह सकते हैं एंड कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती है उनके अंदर। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम देखा तो हर कॉर्पोरेट जो भी है हर दिन या हर महीने में एक बार और महीने में 2 बार बहुत सारे डॉक्टरों को उन्हें बुलाते हैं और उनको जो भी उनका एम्प्लॉइज़ है उनको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, कितने देर बैठना है, कितने देर उठना है, कितने देर चलना है, सब कुछ बोला हुआ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम सब लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंप्यूटर के सामने जब हम काम करना शुरू करता है बहुत ही यंग एज में शुरू करते हैं। जैसे हम 20s में उन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, फिर उन लोगों का जॉब में शुरू होता है। जब ये बैक पेन ऐसा है जो पहले 10 साल तक आप जो भी काम करते हैं उसमें से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मालूम होता है, इसी की वजह से ये लोग एक्सरसाइजेस और सब कुछ नहीं करते हैं। 10 साल के बाद एक बार शुरू होने के बाद ऑलरेडी उधर कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ है, उसके बाद में एक्सरसाइज करने से भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जी, अब यहाँ पे मेजर सवाल लोगों का ये होता है कि जो लो बैक पेन है ये कब इन्हें डिफरेंशिएट करना चाहिए एक नॉर्मल बैक पेन में एंड जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें, तो उस बारे में आपको बताइए। मैं क्या बोलता हूँ, आई मीन मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स मेरे पास पेशेंट्स आता है जो एक दिन पहले भी आया बैक पेन आता है और 1 साल पहले भी आया वो लोग भी आता है। एक दिन जो पहले जो आया वो लोग आता है जो बहुत सारे प्रॉब्लम है उनको संभाल नहीं पा रहे, वो पेशेंट्स आते हैं। 1 साल में बहुत सारे क्रोनिक पेशेंट्स रहते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिया हुआ है घर पे बाहर में, जो भी फ्रेंड्स बोला ये किया वो किया, फिजियोथेरेपी किया, कायरोप्रैक्टर किया, इन सब से होने के बाद फिर मेरे पास आता है। मैं पेशेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ, जब भी आपको बैक पेन लगता है आप पहले आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए और उसका डायग्नोसिस करना चाहिए। उसके बाद में आप जो भी किया उसके हिसाब से किया तो आपको फ्यूचर में बैक पेन आने का चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पर अगर हम सिम्टम्स पर रिएक्ट करने की बात करें तो कौन से ऐसे सिम्टम्स पर तुरंत लोगों को रिएक्ट करना चाहिए एंड डॉक्टर को दिखाना चाहिए? एक सिम्टम्स ऐसा है कि हम मेन रेड फ्लैग होता है जो बहुत
दर्द होता है, जैसे पेशेंट्स आता है वो बेड के ऊपर नहीं उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, बेंड नहीं पा रहे। एंड दूसरा रेड फ्लैग है हमको बैक पेन है और पैरों में भी आपको दर्द चल रहा है, जैसे सायाटिका बोलता है। ये पेशेंट्स तो कंपलसरी रेड फ्लैग्स है, ये लोग तो कंसल्टेशन करना चाहिए। जी, अब स्लिप डिस्क एंड मसल स्ट्रेन जो होता है, वो स्लिप डिस्क तो काफ़ी एक मेजर चीज़ है लोगों में जो स्पाइन में नज़र आती है। अब मसल स्ट्रेन और स्लिप डिस्क को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मसल स्पाइन और डिस्क को डिफरेंशिएट ऐसे करना है कि मसल स्प्रेन में आपको सिर्फ मसल का बैक का स्टिफनेस रहता है। आपको जब मसल का स्प्रेन होता है, आप कमर को आपको बेंड करना और साइड्स में बेंड करना बहुत मुश्किल होता है वो दर्द की वजह से। स्लिप डिस्क से क्या होता है, जो भी डिस्क बाहर आता है वो नस के ऊपर दबाव डालता है, उसकी वजह से आपको लेग को आपको पूरा सायाटिका बोल के लेग में जाता है। तो ये स्लिप डिस्क और मसल स्पैज़म का डिफरेंस है। जी, यहाँ पे आजकल हम लोगों में ये भी देखते हैं बहुत ज़्यादा कि कई सारे लोग आजकल, स्पेशली यंगस्टर्स, दे आर प्रोन टू प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग सोशल मीडिया लेटे लेटे। ना करेक्ट नेक पोस्चर है, ना करेक्ट बैक पोस्चर है। तो इस वजह से क्या पोस्चर भी जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है फॉर लो बैक पेन या नहीं? पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको जो भी स्पाइन है, स्पाइंस को सर्टेन कर्व्स है, नेक में एक कर्व रहेगा, लो बैक में एक कर्व रहेगा, एक कर्व्स को हमको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो भी बच्चों, अभी पहले तो 5-6 साल पहले हम तो सिर्फ मिडल एज्ड का लोग को देखते थे, अभी तो इवन 10-12 ईयर्स का बच्चों भी क्लिनिक में आ रहे हैं बैक और नेक पेन की वजह से। एंड मोस्टली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोविड से शुरू हुआ इन सब बच्चों में लैपटॉप्स और आईपैड यूज़ करना। स्कूल में बहुत सारा ऑनलाइन का क्लासेस भी हो रहा है। जब भी हम स्कूल जाते हैं, हम बेंच पे बैठते हैं और एक एर्गोनॉमिक हम मेंटेन करते हैं। लेकिन एक बार हम घर पे आए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बच्चे जो भी है वो बेड पे बैठ के ही और बैठ के सो के ही ये स्कूल का काम करते हैं। और बहुत सारा सोशल मीडिया भी उसका कारण है। आजकल बच्चों तो उसका एडिक्टेड है, तो उसकी वजह से भी उन लोगों को बैक और नेक पेन्स आ रहे हैं। जी, अब हम ये भी देखते हैं कि कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं अपने बच्चों से, जैसे आपने भी कहा है कि आजकल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है लोअर बैक पेन की। अब यहाँ पे पेरेंट्स का ये कहना होता है कि शायद कैल्शियम की कमी से या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी लो बैक पेन पर इफ़ेक्ट होता है एंड वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है। तो क्या ऐसे वाकई में होता है? नहीं, ऐसे तो यंग पेशेंट्स में जो भी बच्चे हैं कैल्शियम और इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं जो भी ये पेरेंट्स मेरे पास बच्चे लेके आता है, मैं बोलता हूँ वो पेरेंट्स का गलती है। क्योंकि पेरेंट्स जब भी बच्चे रोते हैं उनको सेलफ़ोन देते हैं, आईपैड्स देते हैं, मूवी दिखा के उनको खाना खिलाते हैं। इसकी वजह से ये लोगों का भी एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक बच्चे को पहले मालूम नहीं होता है, वो पेरेंट्स ही उनको ख़राब कर रहे हैं शायद। जी, अब अगर हम यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो एमआरआई और एक्सरे कब आप लोग डायग्नोसिस में सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को? हाँ जी, 90% जो भी डायग्नोसिस होता है, जब पेशेंट अंदर चल के आता है, जो पेशेंट बताते हैं उधर किधर प्रॉब्लम हो रहा है, उसी से हमको मालूम हो जाता है। हर पेशेंट में एमआरआई का ज़रूरत नहीं रहता है और एक्सरे का भी ज़रूरत नहीं रहता है। पहले जो भी पेशेंट आता है, जो 1-2 दिन का दर्द रहता है, उनको सिर्फ दवा से ट्रीटमेंट करते हैं। जो पेशेंट्स में इन दवा से कम नहीं होता है, ये पेशेंट्स को बिल्कुल एक्सरे और एमआरआई करना चाहिए। अब कई सारे लोग फिजियोथेरेपी को एक ऑल्टरनेट लेते हैं रादर दैन ट्रीटिंग देम विथ मेडिसिन्स। तो फिजियोथेरेपी इसमें कितना ज़्यादा एक रोल प्ले करता है, कितना इफेक्ट डालता है टू गेट ओवर द पेन, उस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, फिजियोथेरेपी जो भी है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ओके, हमको एक समझना चाहिए, किसी को भी बैक पेन है, आजकल 70% ऑफ द पेशेंट्स पहले फिजियोथेरेपिस्ट के बाद जाता है, या नहीं तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं। पहले हमको डायग्नोसिस मालूम होना कि हमको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सब पेशेंट्स को सिर्फ फिजियोथेरेपी से कम नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम सब पेशेंट्स को सिर्फ दवा से कम नहीं हो सकता है। इट्स ए पैकेज है, सब कुछ होना है, दवा भी चाहिए, फिजियोथेरेपी की चाहिए। कुछ पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जो डायग्नोसिस नहीं रहते हैं, क्योंकि घर के पास में जो फिजियोथेरेपी सेंटर्स है या कोई दोस्त है उनके पास जाता है, फिर वो ज़्यादा होके आते रहते हैं। सो पहले
डायग्नोसिस होना है, हमका प्रॉब्लम क्या है मालूम होना है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट लेना चाहिए। विदाउट डायग्नोसिस जो प्रॉब्लम मालूम नहीं होता है, प्रॉब्लम ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी और सब कुछ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल की बात करें, जैसे जिम ब्रैट्स है, तो कई बार हम ये देखते हैं कि डेडलिफ्ट्स एंड वेट लिफ्ट्स बहुत कॉमन है आजकल के न्यू जो जनरेशन है यंगस्टर्स में, कि डेडलिफ्ट्स करते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, तो कई बार सपोर्टेड बेल्ट्स की बिना ही वो लोग वेट उठा लेते हैं एंड एकदम से उन्हें बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, जो 3-4 दिन तक कंटिन्यू वैसे ही रहता है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये डेडलिफ्ट्स और जो भी एक्सेस वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज सोशल मीडिया डिसीज़ है। जस्ट बिकॉज कोई हीरो किया, कोई हीरोइन किया, मैं भी करता हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम में रखता हूँ, मैं भी फेसबुक में रखता हूँ, इन सब की वजह से वो लोगों को ट्रेनर्स रहते हैं, वो बहुत संभाल के वो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। जब हम जो जिम में जाते हैं, हमारे पास इतने अच्छे ट्रेनर्स नहीं रहा, तो हम कैसे भी वज़न से ज़्यादा वेट्स उठाया हम, तो ये प्रॉब्लम्स आता है। मैंने 2 डेडलिफ्ट्स करते हैं, जो बहुत सारे लेग का एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सारे वेट से, आई सीन एटलीस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स में बैक में प्रॉब्लम्स है। तो इसका कोई सोल्यूशन रादर दैन गोइंग फॉर एनी हाई वेट लिफ्ट्स के जो स्पेशली कैटेगराइज पीपल है, ये लोग के लिए कौन सा ऐसा सोल्यूशन है टू प्रिवेंट दोज पेन? देखिए, हमको ये सोचना है कि हमको सिर्फ डेडलिफ्ट से मैं फिट हो जाता हूँ, ऐसे नहीं होता है। राइट। ओके, एक्सरसाइज इज़ ए पैकेज। हमको नेक से टो तक बहुत सारे एक्सरसाइजेस रहते हैं। सब पेशेंट्स को, सब जो भी डेडलिफ्ट्स और सब कुछ कर रहे हैं, सबको करने का ज़रूरत नहीं है। दे आर ओनली स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न है। सब लोगों का डेडलिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं है। डेडलिफ्ट सबसे ज़्यादा असर गिरता है लुम्बर स्पाइन पे। सो एक बार डैमेज होने के बाद फिर रिवर्सल होना बहुत मुश्किल है। सो उसके बाद में आप चिंता होने से फ़ायदा नहीं होता है। जब भी आप डेडलिफ्ट्स करते हैं, आपको पहले उसके बारे में पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी करना चाहिए डेडलिफ्ट्स को। राइट, वेल सेड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यहाँ पे अगर अब हम बात करें मेडिकेशंस की, तो जो मेडिसिन्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं एज एन एक्सपर्ट टू द पेशेंट्स, क्या वो लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए होते हैं या टेम्परेरी रिलीफ के लिए होते हैं पेशेंट्स के लिए? देखिए, जो भी है, ह्यूमन बॉडी इतना अच्छा है, बहुत सारे बार विदाउट मेडिकेशन इट विल टेक केयर, लेकिन कुछ पेशेंट्स में दिस इज़ ओनली एन एडेड बेनिफिट है। मेरे को दर्द आया आज, तो दवा लेने से कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मैंने आज 3 दिन के लिए गोली दिया या 5 दिन के लिए गोली दिया, लेकिन मैं 50 दिन लेता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी 5 दिन लिखा है, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ये एडिक्ट नहीं होना चाहिए ये मेडिकेशंस के लिए। मेडिकेशंस आर ओनली टेम्पररी, उसी से ही हमको फ़ायदा होता है। कितने भी हम ज़्यादा मेडिकेशंस लेते हैं, उतना प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है। इंजेक्शन थेरेपी एंड नर्व ब्लॉक थेरेपी आप लोग कब यूज़ करते हैं एक पेशेंट के ऊपर फॉर ट्रीटिंग लो बैक पेन? देखिए, इंजेक्शन्स और सब कुछ जो भी है, इट्स ए गुड ट्रीटमेंट, लेकिन हर पेशेंट्स में फ़ायदा नहीं होता है। दिस एन इन बिटवीन ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो मेरे पास 100 पेशेंट आता है बैक पेन और कुछ लेग पेन से, जो डिस्क प्रोलैप्स है, उसमें 90% ऑफ द पेशेंट्स मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। वो बाकी जो 10% है, उसमें 5% ऑफ द पेशेंट्स इंजेक्शन से कम होने का चांसेस है। वो लोगों का सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं रहते। जब इंजेक्शन फेल होता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है, फिर वो पेशेंट्स में हम सर्जरी के लिए सोचते हैं। इंजेक्शन ट्रीटमेंट अच्छा है, लेकिन हर पेशेंट में देने से फ़ायदा नहीं है। जो पेशेंट को चाहिए उसी को देना चाहिए। अब मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन ट्रीटमेंट जो होता है, ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए आप। देखिए, ओपन सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव का सर्जरी में एक ही फ़र्क है। मिनिमल इंसिशन सर्जरी में छोटा वाला इंसिशन से सर्जरी होता है, लेकिन एक समझना चाहिए, जो भी है वो अंदर जाना चाहिए, वो नस को डिकम्प्रेस करना चाहिए, स्क्रू डालना चाहिए। इफ़ यू टेक द कॉम्प्लिकेशंस, बोथ द प्रोसीजर्स में एक ही है, रिकवरी एक ही है। ओके, मिनिमल इन्वेजिव में थोड़ा जल्दी वापस जाता है पेशेंट डिस्चार्ज होके, 1 या 2 दिन का फ़र्क गिरता है, नहीं तो द रिजल्ट्स आर द सेम एंड द कॉम्प्लिकेशंस आर द सेम। बोथ ऑफ देम आर गुड प्रोसीजर्स। जो ये भी है, ऐसे ही जो मेरे पास पेशेंट आता है, सब पेशेंट्स को एंडोस्कोपी चाहिए, सब पेशेंट को मिनिमल इन्वेजिव चाहिए, सबको एक ही प्रोसीजर नहीं होता है, वो डिसीज़ के हिसाब से प्रोसीजर रहता है। जी,
अब यहाँ पे एक और ये कंप्लेन होता है कि अडल्ट एज के अगर हम देखेंगे, जो ज़्यादा एज के है, स्पेशली 60s to 70s या 60 to 80s के एज ग्रुप में, बैक पेन का प्रॉब्लम उन्हें कंप्लेन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हर बैक पेन का जो पेशेंट है उसके लिए सर्जरी इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं? वही मैंने बोला, जो एडल्ट पेशेंट रहता है जो 60 and 70 ईयर्स ऑफ एज, टुडे आई थिंक सब लोग 100 ईयर्स तक रह रहे, तो 60-70 इज़ द न्यू मिडिल एज आई थिंक टुडे। एंड ये 60-70 जो पेशेंट्स आता है उन लोगों को इंडिपेंडेंट रहना है। सो ये पेशेंट्स में सब पेशेंट्स का सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं है। जैसा घुटना घिस जाता है ऐसे ही कमर भी घिस जाता है। हमको प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया तो, और रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी, बहुत सारे पेशेंट्स में सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं रहता है। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पाइन सर्जरी। तो स्पाइन सर्जरी आज के मॉडर्न जनरेशन में कितनी ज़्यादा सेफ़ मानी जाती है, उस बारे में कुछ बताइए, सो दैट लोग डरना नहीं चाहिए व्हेन एन एक्सपर्ट सजेस्ट कि भाई आपको अगर ये स्पाइन प्रॉब्लम है तो यू हैव टू अंडरगो अ सर्जरी। ये स्पाइन सर्जन आज सबसे सेफेस्ट स्पाइन सर्जरी है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आया हुआ है वो सेफ्टी के हिसाब से कितना सेफ़ रहने के लिए। जैसा स्क्रू डालता है हमको मालूम होता है कि स्क्रू टिक गया नहीं गया। जैसा हम डिकम्प्रेशन कर रहे हैं हमको मालूम होता है कि नस के कुछ दबाव ज़्यादा है या नहीं है, जो हमने किया उससे नुकसान नहीं हुआ, ऐसे होता है। सी आजकल इंडिया में द प्रॉब्लम इज़ पेशेंट की वजह से नहीं होता है। जैसा मेरा कोलीग्स जो डॉक्टर्स नहीं करते हैं और उनका रिलेटिव्स जो रहता है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों में फियर डालते हैं कि स्पाइन सर्जरी करने से पैर चले जाता है, हाथ चले जाता है, यूरिन मोशन नहीं आता है। वो सब कुछ गलत चीज़ है, वो सब कुछ मिथ्स है। स्पाइन सर्जरी में ऐसे नहीं होता है। स्पाइन सर्जरी में जो भी है पेशेंट आते हैं अच्छा होने के लिए स्पाइन सर्जरी होता है, और पेशेंट्स बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो होम वर्कआउट्स के डिपेंडेंट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिजी लाइफ रूटीन वगैरह। तो क्या लोअर बैक पेन को ईज़ करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए होम एक्सरसाइजेज सेफ़ या अच्छे से करने से पोस्चर्स जो इनकरेक्ट होते हैं, ये सब अगर हम डेली लाइफ में अगर नॉर्मल कर लें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के एक्सरसाइजेज करें, हेल्दी डाइट लें, तो क्या हम लोअर बैक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जैसे लो बैक पेन है, सबसे अच्छा एक्सरसाइज है वॉकिंग। ओके, वॉकिंग से बहुत अच्छा असर गिरता है बैक का मसल से। इफ़ यू कैन डू 15 मिनट्स वॉकिंग मॉर्निंग और 15 मिनट्स वॉकिंग इन द इवनिंग, तो लो बैक पेन आने का चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं है मैं आज मेरे को बैक पेन हो गया मैं कल से 1 घंटा चलता हूँ उससे आपको फ़र्क नहीं गिरने वाला है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक आपको दर्द कम होता है आपको एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइजेस तभी शुरू करना है एक बार आपको कमर का दर्द कम होने के बाद, क्योंकि ये मिथ है कि दर्द हो गया मैं फिजियोथेरेपी में जाऊंगा, मैं एक्सरसाइजेस कर लेंगे फिर मैं दर्द कम हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। पहले दर्द कम होना है, उसके बाद में ही आपको एक्सरसाइजेस शुरू करना चाहिए। वॉकिंग एवरी डे एटलीस्ट आप हाफ एन आवर कर दिया हम सब लोग, तो बैक पेन आने का चांसेस बहुत कम है। हमने 2 तरह के कैटेगरी ऑफ पीपल की बात की, 3 तरह के एक्चुअली। एक पहला हो गया यंगस्टर्स, दूसरा हो गया जिम रैट्स, एंड तीसरा था अडल्ट्स, यानी कि ज़्यादा ओल्ड एज ग्रुप के। अब यहाँ पे और एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जो ओबीज है, जिनका वेट 90 प्लस है या 100 प्लस है। तो इनका भी एक कंप्लेन ये होता है कि उन्हें बैक पेन काफ़ी ज़्यादा फील होता है। तो क्या ओवरवेट होना भी एक रीज़न है फॉर लोअर बैक पेन? या डेफिनेटली वेट भी रीज़न है वन ऑफ दी बैक पेन के लिए। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट्स में रहते हैं, बहुत सारे हेल्दी लोग रहता है जो वेट के हिसाब से भी दर्द और सब कुछ नहीं रहता है। यस, इट इज़ बैड, क्योंकि जो स्ट्रेस रहता है वो डिस्क के ऊपर वेट की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है जब भी हम बैठते हैं। इसकी वजह से लोगों में दर्द ज़्यादा रहता है। जी, अब इसमें डाइट का क्या रोल है, आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, जंक फूड बहुत सारे लिटरेचर है, वो खाने से आपको बैक में जल्दी डिस्क डिजेनरेट होता है। ये सब कुछ मना करना चाहिए। हेल्दी फूड खाना चाहिए, उससे आपको बैक पेन आने का भी चांसेस कम रहता है, क्योंकि जंक फूड को हम भी ओबीस बन जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आता है। राइट। यहाँ पे अब एक कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कई बार हम ये देखते हैं कि पेन ज़्यादा एक्सट्रीम होने के बावजूद भी पीपल टेक अ स्टेप नॉट टू कंसल्ट एनीवन
एंड येट गो विथ सेल्फ मेडिकेशंस, यानी कि घर पे ही मसाज करना या कोई मेडिसिन अपनी खुद ही से ले लेना। तो क्या ये सेफ है कि आप एक प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करते हैं, स्पेशली लोअर बैक पेन, बिकॉज स्पाइन इज कनेक्टेड, स्पाइन इज द मेन क्या बोलते हैं उसको, मेन बोन ऑफ बॉडी, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो रीढ़ की हड्डी, यानी कि अगर हम बड़ों को भी सुने किसी चीज़ के भी बारे में बोलने के लिए, तो रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक ह्यूमन बॉडी में। ये हम सुनते हैं कई बार कि बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, कि हमारा जो बैक है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लोगों का इग्नोरेंस के बारे में, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं यहाँ पे? कॉम्प्लिकेशंस ऐसा है, जैसा यंग पेशेंट है जो प्रोडक्टिव है, उनको प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल वो सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन जैसा ये एडल्ट पेशेंट्स रहते हैं जो 70-80 ईयर्स में, ओके, ये पेशेंट्स में ये नेग्लेक्टेड है, क्योंकि इन लोग सोचते हैं कि इनको सर्जरी किया तो वो बेड पे रह जाएगा, यूरिन मोशन का प्रॉब्लम रहेगा, इसी की वजह से पेशेंट्स नेग्लेक्ट रहेगा। और ये पेशेंट जब नेग्लिजेंस की वजह से और ज़्यादा बेड पे रहना पड़ेगा, एंड जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो बहुत सारे बाद इरिवर्सिबल रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब तक डैमेज हुआ होगा उधर। यानी कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एडल्ट ग्रुप जो भी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो घर पे उनका काम उनको करना चाहिए। ये पेशेंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, उनको बिल्कुल सर्जरी करवाना चाहिए जब चाहिए तो, और बहुत सारे पेशेंट्स बहुत हैप्पी रहते हैं एक बार सर्जरी होने के बाद। जी, सबसे आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को रिलेटेड टू लोअर बैक पेन, उस बारे में? लो बैक एक है तो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो भी ट्रीटमेंट मिल गया उसको नहीं करवाना चाहिए, ओके, सोच के करवाना चाहिए। एंड एक्सरसाइज करना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर एवरी डे। वॉकिंग कीजिए तो बैक एंड नेक प्रॉब्लम्स होने का चांसेस बहुत कम है। Well, thank you so much, sir, for being here with us today and sharing this informative part with us. Thank you. आज के हेल्थ और हम के एपिसोड में हमने जाना कि लोअर बैक पेन सिर्फ एक आम दर्द नहीं बल्कि एक सिग्नल हो सकता है जो हमें अपनी लाइफस्टाइल, पोस्चर और हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत बताता है। सही वक्त पर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और बॉडी से डेली केयर से इस प्रॉब्लम को ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि कई केसेस में पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। याद रखिए, दर्द को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं होता है, अवेयरनेस और एक्शन ही असली इलाज है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।